नमस्ते। चलिए सीधे बात करते हैं यूनियन बजट 2026-2027 की। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि विकसित भारत के निर्माण का असली एग्जीक्यूशन इंजन है। इस खास विश्लेषण में हम इसी रोड मैप को डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक विकासशील देश 2047 तक खुद को पूरी तरह विकसित भारत में कैसे बदलेगा। इस बदलाव का ब्लूप्रिंट इसी बजट में छिपा है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया ये आधिकारिक दस्तावेज सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। ये दरअसल लंबे समय के आर्थिक बदलावों की एक बहुत ही बारीकी से तैयार की गई नींव है। आज की इस चर्चा में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। 2047 का विजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे का विस्तार, टेक और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, मानव पूंजी को नया आकार देना और आखिर में टैक्स और वर्कप्लेस से जुड़े नए नियम। शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, 2047 का विजन यानी विकसित भारत का निर्माण। इसमें सरकार ने देश की दिशा तय करने के लिए 3 मुख्य कर्तव्यों पर जोर दिया है। ये 3 कर्तव्य आखिर हैं क्या? पहला, आर्थिक विकास को तेजी देना और उसे बनाए रखना। दूसरा, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास, जिसमें हर क्षेत्र और वर्ग शामिल हो। यानी अब फोकस सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं पर नहीं, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और सबको साथ लेकर चलने पर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे को बढ़ावा, जिसे एक ग्रोथ मल्टीप्लायर भी कहा जा सकता है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये अगले फाइनेंशियल ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये इतनी बड़ी रकम है जो सीधे तौर पर नए रोजगार पैदा करेगी और लॉजिस्टिक्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगी। और इसके ठीक बाद आता है 40,000 करोड़ रुपए का एक और बड़ा आवंटन। ये रकम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए तय की गई है। यानी फिजिकल सड़कों के साथ साथ अब डिजिटल रास्तों को भी मजबूती दी जा रही है। रेलवे को भी अब तक का सबसे बड़ा बजट मिला है, लगभग 2,93,030 करोड़ रुपए। चेन्नई में 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बन रही हैं। साथ ही अमृत भारत, नमो भारत और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और हाँ, दानकुनी से सूरत तक का नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। तीसरा हिस्सा है टेक और मैन्युफैक्चरिंग का पुश, जिसका मकसद है देश की डिजिटल संप्रभुता तय करना। इसमें सबसे खास है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण यानी ISM 2.0। इसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि अब सिर्फ विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि खुद के इक्विपमेंट, मटेरियल्स और स्वदेशी डिजाइन तैयार करने हैं। इसके अलावा IT और ITES सर्विसेज को एक कैटेगरी में रखकर 15.5% का सेफ हार्बर मार्जिन दिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर कोई ग्लोबल क्लाउड सर्विस भारतीय डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करती है तो उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। इसके साथ ही 3 नए केमिकल पार्कों की योजना विदेशी निवेश को आकर्षित करने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। चौथा आयाम है मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल को नया आकार देना। यहाँ फोकस सिर्फ सब्सिडीज से हटकर असली सशक्तिकरण पर है, क्योंकि नई तकनीक और पैसा तब तक काम नहीं आएगा जब तक ट्रेन्ड वर्कफोर्स न हो। इसीलिए वीबी ग्रामजी रोजगार प्रोग्राम लाया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां सिर्फ मुफ्त की सहूलियतों के बजाय लोगों को उनकी उत्पादकता के आधार पर सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। और ये 62% का आंकड़ा देखिए, स्किल डेवलपमेंट फंड में सीधे 62% की वृद्धि की गई है। इसका मकसद किताबी पढ़ाई और आज की इंडस्ट्री 4.0 की जरूरतों के बीच के फासले को तेजी से भरना है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, टैक्स और वर्कप्लेस के नियम, जिसका सीधा असर आम नागरिक के बैंक अकाउंट पर पड़ता है। तो अब मैक्रो इकोनॉमी से निकलकर थोड़े माइक्रो लेवल की बात करते हैं। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच का फर्क अब बिल्कुल साफ है। नई टैक्स रिजीम अब डिफ़ॉल्ट सेट कर दी गई है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि नई व्यवस्था में HRA और ATC जैसी छूट नहीं मिलती। नए टैक्स स्लैब्स को अगर ध्यान से समझें तो इनका असर काफ़ी दिलचस्प है। 75,000 का नया स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी रिबेट्स को जोड़ दें तो 12,75,000 रुपये तक की ग्रॉस सैलरी पर अब प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक और बेहद अहम बदलाव है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का। जो प्रोसेस पहले 30 से 45 दिन तक खिंच जाता था, वो अब एम्प्लॉय के आखिरी वर्किंग डे के सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटे के अंदर पूरा करना होगा।
एचआर और कर्मचारियों दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस अपग्रेड है। कंप्लायंस को भी आसान बनाया जा रहा है। फॉर्म 16 की जगह अब पूरी तरह से सिस्टम जनरेटेड फॉर्म 13 लेगा। अगर बात पुरानी रिजीम की करें तो अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी एचआरए के लिए मेट्रो सिटीज में शामिल कर लिया गया है। बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल से जुड़े भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। और हाँ, लेट पीएफ डिपॉजिट पर अब परमानेंट टैक्स पेनल्टी नहीं लगेगी, बशर्ते वो आईटीआर डेडलाइन तक जमा हो जाए। और एक बात जिस पर काफी चर्चा थी, 18वां वेतन आयोग, तो क्लियर कर दें कि इस बजट में 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दरअसल ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, क्योंकि वेतन बढ़ाने से पहले कमीशन की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल छूट जाता है। 2047 का रोडमैप तो तैयार है, रकम भी तय कर दी गई है, पर क्या हमारा आज का मॉडर्न वर्कफोर्स डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग की इस बड़ी क्रांति को आगे ले जाने के लिए सच में तैयार है? अगले एक दशक में ये सभी नीतियां कितनी सफलतापूर्वक जमीन पर उतरती हैं, यही इस बजट की असली परीक्षा होगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।